नमस्कार। दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 12th क्लास के दूसरा भाग, पहला भाग हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया था और उसका दूसरे भाग जो कि ऑप्टिक्स हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे। और इस ऑप्टिक्स में हम लोग वही पार्ट अभी पढ़ रहे हैं जो बेसिक है, जो 10th क्लास के लेवल का है, क्योंकि हमें 12th क्लास के आगे का ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें बेसिक चीज जाननी जरूरी है। ठीक है, तो कल हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए थे उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक छोटे छोटे टॉपिक जाने थे, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, आ, क्या बोलते हैं इसको, दीप्त अदीप्त, दीप्त और अदीप्त पदार्थ, और पारदर्शी अपारदर्शी और परिभाषी पदार्थ, ये सब देख चुके थे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, ये भी पढ़ चुके थे। प्रतिबिंब और उसके प्रकार, ये भी पढ़ लिए थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से, जिसका नाम है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए। दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं, तो फिजिक्स में दर्पण को परिभाषित किया गया है कि कोई भी चिकनी चमकीली सतह है, कोई भी, अगर उसके पीछे आप रजितित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पेंट ऐसा नहीं कोई भी तरह, किसी भी तरह का पेंट नहीं, अगर आप चांदी के लेप की परत चढ़ा देते हैं तो वही चिकनी और चमकीली सतह दर्पण बन जाती है। तो दर्पण को क्या बोला गया है, वह चिकनी या चमकीली सतह कोई भी हो जिसका एक भाग, पीछे का जो भाग है, उसको अगर रजितित कर दिया जाए या फिर रंग दिया जाए, किससे, चांदी के लेप से, ठीक है, तो वही चिकनी या चमकीली सतह प्रतिबिंब दिखाने लगती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दर्पण। और दर्पण को भी आगे 3 भाग में बांटा गया है। मतलब दर्पण के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसको बोलेंगे, कि जो हमने चिकनी या चमकीली सतह देखा था, किसमें, दर्पण में। अभी बताया ना कि वो कोई भी चिकनी या चमकीली सतह हो, अगर उसके एक भाग को दूसरे भाग को, जैसे कोई सतह मान लो, चिकनी या चमकीली सतह, ठीक है, और इसके ये तो ऊपर वाले भाग को या नीचे वाले भाग को ऐसे रंग दो, तो क्या बन जाएगा, दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण। अब ये जो सतह है, इस सतह के आधार पर, जो सतह है चिकनी या चमकीली सतह, इस सतह के आधार पर हम लोग देखें तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कि कौन कौन से, पहला दर्पण है समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका ये जो सतह है वो पूरी तरह से समतल होता है। समतल मतलब पूरी तरह से प्लेन होता है, ठीक है। जैसे देखो, ये क्या है, ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है बोर्ड, तो ये एक समतल है, इसको बोलेंगे। तो मतलब वह दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है, जिसका जो सतह है ये वाला, परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, जिस सतह पर परावर्तन घटना होती है। तो प्रकाश इसी पर न आएगा, इसी पर आएगा, यहीं से लौट के जाएगा। इसका मतलब ये सतह कौन सा सतह है, परावर्तक सतह। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से प्लेन होता है, समतल होता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद ये समतल दर्पण,
उसके बाद एक होता है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण, ठीक है, वह दर्पण जो पूरी तरह से गोल नहीं होता है, जो पूरी तरह से गोल नहीं होता है, जैसे मतलब परवलय के जैसे बनेगा इस तरह से, और इसका एक वाला भाग रंगा रहेगा, ये वाला भाग रंगा गया रहेगा। तो ये दर्पण तो है, लेकिन कैसा दर्पण है? इसको बोलेंगे परवलयिक दर्पण। क्यों? क्योंकि गोल नहीं है, और जो गोल होगा वो गोलीय दर्पण होगा। तो तीसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो दर्पण गोले का एक भाग हो। किसका भाग हो? गोले का। गोला कैसा होता है? फुटबॉल देखा है? देखो, अगर हम ऐसे करते हैं तो ये गोला नहीं है, ये वृत्त है। ये रियल में ये वृत्त है। गोला का मतलब हुआ फुटबॉल, ठीक है। तो जैसे मान लो कि गोला है फुटबॉल, फुटबॉल को बीच से काटो, दिमाग में फिगर बनिएगा, फुटबॉल को बीच से काट दिया जाए तो कैसा उसका आकार बनेगा? कटोरी के जैसा। कटोरी होता है ना घर में, बर्तन में कटोरी, उसके जैसा उसका आकार होगा, ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण है वो गोले का एक भाग होता है, कटोरी के जैसा होता है, ठीक है। तो यहां से बताते हैं, अब बोर्ड पे गोला तो नहीं बन सकता है, इसलिए समझाने के लिए वृत्त पर ही समझा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो एक गोला है, एक गोला है। अगर हम इसको बीच से काट दे, ऐसे यहां पर इस गोले का केंद्र है, तो अगर इस गोले को ऐसे बीच से काट दिया जाए, तो यहां से दो भाग निकलेंगे। एक भाग ऐसे इस तरह से निकलेगा, ठीक है, और एक भाग इस तरह से निकलेगा, दूसरा वाला भाग, ठीक है। अगर इस गोले को, ये गोला कैसा है एक चीज समझिएगा, एक तो ये गोला है, और गोला में भी कैसा गोला है? कांच का गोला है। तो गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? वह गोलीय कांच का भाग। गोलीय दर्पण कौन होगा? कांच, ये गोला तो होगा लेकिन कांच का होगा, तो मतलब कांच के गोले का भाग वाला, कांच के गोले को काट दिया जाए, या कांच के गोले का जो भाग होता है दर्पण, उस दर्पण को ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कांच का गोला है, कांच मतलब शीशा, समझते हो? जैसे मान लो कि शीशा के रूप में, एक शीशा का एक फुटबॉल है, और शीशा के फुटबॉल को बीच से काट दो, तो क्या बनेगा? दो शीशे की कटोरियां बन जाएंगी, हो जाएगी। तो एक कटोरी इस तरह से, एक कटोरी इस तरह से। अगर हम इसको पीछे से रंग दें, इधर से, कौन से भाग से? जिधर का भाग ये धंसा हुआ है, देख रहे हो? हम रंग उधर रहे हैं जहां जिधर धंसा हुआ है, ये भाग क्या अंदर की तरफ धंसा है, जिस भाग को रंग रहे हैं। और प्रकाश किधर से आएगा? सामने से। प्रकाश इधर से जाएगा, इस वाले पे प्रकाश इधर से जाएगा। तो मतलब ये जो ऊपर वाला सतह देख रही है, ये जैसे शीशा है, कांच का गोला है, उसका दो सतह, एक पीछे का, एक आगे का। अगर जो धंसा हुआ भाग है इसको हम लोग रंग देते हैं, तो जो ये उठा हुआ भाग है, इस साइड वाला भाग, ये जो उठा हुआ है, इधर प्रकाश आएगा। तो इस ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह मतलब जिस सतह पर परावर्तन घटना होगी या जिस सतह पर प्रकाश जाएगा, वो जो सतह है वो उठा हुआ है, मतलब इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, बाहर की तरफ क्या है? उभरा है। तो इसलिए इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं
परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। और एक कटोरी इस तरह से था, लेकिन इस कटोरी के इस भाग को अगर हम लोग बाहर से रंग दें, मतलब जिधर उठा हुआ है उस वाले भाग को रंग दे रहे हैं, उस वाले भाग को रंग दे रहे हैं, तो प्रकाश किस वाले भाग में आएगा? धसे हुए भाग में प्रकाश जाएगा, इस वाले भाग में। इसका मतलब जो इसका परावर्तक सतह है, अंदर की जो इसका परावर्तक सतह है, वो परावर्तक सतह धसा हुआ है, धसा हुआ। इसलिए इस प्रकार जो ये दर्पण बना, इस दर्पण को हम लोग नाम देते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। तो इसका मतलब गोलीय दर्पण कौन होता है? कांच, वह दर्पण जो किसी गोले के या फिर जो किसी कांच के गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो किसी कांच के गोले का भाग हो, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन होता है? अगर इसको हम लोग अलग अलग भाग में बांट दिए, अलग अलग काट के, तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उत्तल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण भी। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहां से निकला है? गोलीय दर्पण से। ठीक है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह इस तरह से उभरा हुआ, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ हो, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ये अंदर की तरफ धसा हुआ, अंदर से क्या है? धसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसके बाद हमें जानने हैं, तो जो पढ़े एक बार समझ लेते हैं फिर से। सबसे पहले हमने दर्पण देखा, फिर दर्पण के तीन प्रकार देखे, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांट दिए, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद है। अब यह इतने भाग पढ़ने के बाद, मतलब दर्पण पढ़ने के बाद, हमें ये दिमाग में लेके चलना है कि हमें तीन दर्पण अभी पढ़ाए गए हैं, एक समतल दर्पण, एक परवलयिक दर्पण, एक गोलीय दर्पण। लेकिन इसके बाद जो हमें आगे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, वो जो भी पढ़ने टॉपिक पढ़ने हमें, वो सिर्फ वो सिर्फ गोलीय दर्पण से संबंधित ही पढ़ने हैं। हमें आगे जाके परवलयिक दर्पण नहीं पढ़ना है, आगे चल के समतल दर्पण के विषय में ज्यादा नहीं पढ़ना है। परवलयिक दर्पण तो पढ़ने ही नहीं है आपको, बस इसकी परिभाषा जाननी है। 10th में भी उतना ही जानना था, 12th में भी उतना ही जानना है। ठीक है। हाँ, गोलीय दर्पण के विषय में पूरी जानकारी पढ़नी है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं। पहला होता है ध्रुव। अब ध्रुव किसको बोलते हैं? जो ध्रुव है, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। और ध्रुव होता क्या है? तो जो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण का जो बीच वाला भाग है, बीचों बीच वाला भाग, इस बीचों बीच वाले भाग को ही हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। चाहे ये अवतल दर्पण का हो या चाहे उत्तल दर्पण की बात हो, तो जो बीचों बीच वाला भाग होता है, इस बीचों बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। पी, पी मतलब पोल, ध्रुव। दूसरा, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है?
दर्पण का द्वारक का मतलब होता है कि जो हम गोलीय दर्पण लिए हैं, ठीक है, उसके मुख की चौड़ाई कितनी है। ये जो मुख की चौड़ाई देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, यही चौड़ाई कहलाता है दर्पण का द्वारक। चाहे अवतल दर्पण की बात हो या उत्तल दर्पण की बात हो। तो जो यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग है चौड़ाई, इसी चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। तीसरा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है। एक बात बताओ, जो गोलीय दर्पण हमने बनाया, उत्तल और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, वो गोलीय दर्पण दोनों किसी गोले का भाग थे। ठीक है, इसी तरह के गोले का भाग थे। इस गोले का कोई केंद्र तो था ना, गोला है तो गोले का केंद्र भी होगा। तो ये जो केंद्र है सी, इसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग होगा, और पता करना है किस गोले का भाग है तो इसको पूरी तरह से गोला बना दो, क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों किसी न किसी गोले का भाग होते हैं। मतलब उत्तल दर्पण भी पहले कोई गोला रहा होगा, तभी तो उसको काट के उत्तल बनाया गया है। उसको काटा गया होगा कांच का और उसके पीछे वाले भाग को रंग दिया गया है, धस्य वाले भाग को रंग दिया गया है, और उठे वाले भाग को छोड़ दिया गया है, तभी तो वो उत्तल दर्पण बना है। तो जो उत्तल दर्पण निकला कहां से है, किसी गोले से निकला है, तो गोले का कोई केंद्र भी होगा इस तरह से। तो उसी गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, चाहे उत्तल दर्पण की बात हो या फिर इस तरह से अवतल दर्पण की बात हो। तो अब अगर अवतल दर्पण के केंद्र का पता करना है तो इसको इस तरह लेकर गोला बना लो, और इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। चलिए, उसके बाद चौथा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसको सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। अब देखो, वक्रता केंद्र क्या होता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस भी गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। तो देखो, तो अगर ये उत्तल दर्पण, अगर ये उत्तल दर्पण इस गोले का भाग है तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे सी, और इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। उसी तरह से अवतल दर्पण की बात करें, उसी तरह से अगर इस अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण भी किसी गोले का भाग होगा। तो अगर इसको एक पूरी तरह से गोला बना दे, अवतल दर्पण तो बस इतना ही है, ये वाला भाग यही अवतल दर्पण है। बस इसको पूरी तरह से गोला इसलिए बना रहे क्योंकि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण दोनों किसी न किसी गोले का भाग होते हैं। तो उसका जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी, और उसकी जो त्रिज्या होती है
उसकी त्रिज्या, उस त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं वक्र का त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है। पांचवा, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष क्या होता है? तो प्रधान अक्ष ये होता है कि वक्रता केंद्र ध्रुव से होती हुई कोई अगर अक्ष खींच दे, कोई लाइन खींच दे, तो उसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड। ये मान लो अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव ये रहा P, इसका वक्रता केंद्र ये रहा C। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए अगर कोई हम सीधी लाइन खींच दे, कोई सीधी लाइन खींच दे, तो इस सीधी लाइन को ही हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी बना देते हैं। इसका ये रहा ध्रुव P, इसका वक्रता केंद्र C, तो इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई कोई सीधी लाइन खींच दिया जाए, तो ये सीधी लाइन क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष कहलाएगी। प्रधान अक्ष। ठीक है। अब आ गया 6 नंबर, फोकस और फोकस दूरी। फोकस व फोकस दूरी। जो फोकस होता है, फोकस को हम लोग F से सूचित करते हैं, कैपिटल F। और जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी का हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। समझिएगा इस बात। जो फोकस होता है इसको कैपिटल F से सूचित करते हैं, और जो फोकस दूरी होता है उसको स्मॉल f से सूचित करते हैं, छोटा f से। अब फोकस या फोकस दूरी होता क्या है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आर्य प्रकाश की किरणें, समझिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आर्य प्रकाश की किरणें दर्पण से, मतलब उत्तल या अवतल दर्पण से टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई मालूम पड़ती हैं, उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ध्रुव से उस फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझते हैं इसको? यह है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण का ये रहा ध्रुव P, ये रहा वक्रता केंद्र C, और ये रहा प्रधान अक्ष। ये रहा प्रधान अक्ष। तो हमने क्या कहा? प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें। तो अगर हम लोग अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर किरणों को लाएंगे, तो यहां से टकराने के बाद ये सीधा जाकर ऐसे जाती है, इस तरह से। तो अब बताइए, इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाती किरण यहाँ से परिवर्तन हुआ, अब परिवर्तन के बाद कहाँ आके टकराई? प्रधान अक्ष को कहाँ काटी? यहाँ पर काटी। ये जो रेड कलर का प्रधान अक्ष हमने खींचा, इस प्रधान अक्ष को
ये परावर्तित किरण कहाँ किस बिंदु पे काटे, इस बिंदु पे, तो ये बिंदु क्या बन गया, फोकस एफ। और फोकस एफ यहां से ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ। मतलब फोकस और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ये तो अवतल दर्पण की बात हुई। उत्तल में देख लेते हैं। ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा इसका वक्रता केंद्र, और ये रहा इसका प्रधान अक्ष। अब इसके प्रधान अक्ष के सामने प्रकाश किधर से आएगा, पीछे से थोड़ी आएगा। आईना में कभी पीछे से प्रकाश आते देखे हो क्या, आईना में कभी आईना के पीछे खड़े रहोगे, आईना के पीछे खड़े रहोगे तो क्या कभी फिगर बनेगा, नहीं। तो जिधर से रंगा हुआ है ना उधर से प्रकाश नहीं लाया जाता है, जिधर से नहीं रंगा है उधर से प्रकाश लाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण हम लाए और ये किरण यहां से टकराई और टकरा के चली गई आगे ऐसे। तो ये तो आगे भाग गई, ये किरण गई यहां से और जाके ये इधर भाग गई। और हमने कहा कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष पर स्थित उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। ये बताओ ये किरण जाने को तो चली गई लेकिन टकरा के तो वो ऊपर भाग गई, तो क्या प्रधान अक्ष को कभी काटेगी, प्रधान अक्ष देखो ये रेड कलर वाला यहाँ पर है प्रधान अक्ष, टकरा के जाने वाली किरण ये है, तो ये जाएगी तो आगे बस ऐसे ऐसे भागते जाएगी, तो क्या भी कभी इसको काट पाएगी, नहीं काट पाएगी। इसका मतलब इसको पीछे मिलाना पड़ेगा, पीछे से ऐसे। अब यहाँ पे आके प्रधान अक्ष को काटती हुई मालूम पड़ेगी, मालूम पड़ती है। एक सेकंड गलत हो गया, यहाँ पे नहीं काटेगा, प्रधान अक्ष को काटेगा लेकिन यहाँ पे नहीं। ये आगे काट दिया यहाँ पे, पीछे, इसको ये पीछे काटती हुई मालूम पड़ेगी। तो जिस बिंदु पे काटेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस एफ। क्या कहलाएगा, फोकस एफ। और जो ये पी है ध्रुव और जो फोकस है एफ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने गलत क्यों काटा, इसमें भी आपको समझाना था इसलिए गलत काटा। ठीक है, ताकि आप आगे चल के इस बात पे फोकस करो कि भैया ने गलती काटा तो काटा क्यों, ये गलती की गई जानबूझ के। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे सी। कभी भी फोकस बनाइएगा तो सी और पी के बीचों बीच बनाइएगा। कभी भी फोकस बनता है तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच बनता है। क्यों बनता है आगे सिद्ध करेंगे। पी और सी दोनों के बीचों बीच फोकस रहेगा। और हमने पीछे क्या बनाया था, सी आगे था अब फोकस इधर था, मतलब फोकस पीछे ना था, ऐसे नहीं होता है। फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी
स्मॉल एफ ये होती है। चलिए, तो हमने क्या 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 पढ़ा अभी तक? ध्रुव पढ़ा। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के बीचों बीच का जो भाग होता है वो ध्रुव कहलाता है। दर्पण के जो मुख की चौड़ाई हो उसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से होते हुए जो सीधी रेखा खींची जाती है वो प्रधान अक्ष कहलाता है। और प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जा रही है, अब परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटी, परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटी वो बिंदु फोकस कहलाया, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी लिखवाना अभी नहीं है। तो फिगर तो आपको बनाएंगे तो फिर हम फिगर नहीं बनाएंगे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब हम बोलेंगे फिगर बनाने को तो आप वहां से निकाल के इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो फोकस होता है एफ वो सी और पी के बीचों बीच ही क्यों होता है, बीचों बीच में क्यों होता है। मतलब 10th क्लास में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे एफ बराबर आर बाई 2, उसी को सिद्ध करेंगे अब। ठीक है, चलिए उत्तल तथा अवतल दर्पण में उत्तल तथा अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। चले हेडिंग डाल लीजिए इसको, अभी कॉपी तो नहीं करवा पाएंगे, छोड़िए अभी इसको रहने दीजिए, इसको कॉपी मत करिएगा, पहले सिद्ध करवा लेते हैं। उत्तल दर्पण में, फिर अवतल दर्पण में सिद्ध कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उत्तल दर्पण में तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम और एम डैश का एम डैश दर्पण के द्वारक का एक उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसका ध्रुव भी होगा, बीचों बीच वाला भाग क्या होता है? ध्रुव होता है, और इसका वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बनाना थोड़ा, यहाँ पे बनाना वक्रता केंद्र, और ये रहा इसका प्रधान अक्ष। ठीक है,
और ये रहा फोकस। चाहे अभी के लिए समझ ही लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, तो ये किरण परावर्तन के बाद कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और क्या करते हैं हम, कि यहां पर एक अभिलंब खींचते हैं। ये जो बिंदु है, ये मान लो ये ए है, और ये जो बिंदु है वो है बी। ठीक है, तो ये बताओ ये बी क्या है? आपतन बिंदु हुआ। याद करो पीछे, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सारा कुछ समझाए थे। ठीक है, तो ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण पर दर्पण के जिस बिंदु पे या सतह के जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु वो बोलेंगे। इसका मतलब ये बी किसका काम कर रहा है? आपतन बिंदु का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच दें, इस तरह से लंब, तो ये क्या होगा? अभिलंब कहलाएगा, कहलाएगा ना। सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर कोई अगर लंब खींच दिया जाए तो वो लंब क्या कहलाता है? वो लंब बन जाता है अभिलंब, कैपिटल एन। ठीक है, और इस अभिलंब को आगे हम लोग वक्रता केंद्र से मिला रहे हैं। किससे मिला रहे हैं? वक्रता केंद्र सी से। ठीक है, आप लोग बनाइएगा तो स्केल से सीधा बनाइएगा, टेढ़ा नहीं। सी। चलिए, अब एक बात बताइएगा, अभिलंब और ये देखो, ये आपतित किरण है, ये ए बी क्या है? आपतित किरण, और ये है डी। तो ए बी आपतित किरण है और बी डी अब परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई बोलेंगे। और अभी तो लाइट कट गया है। ठीक है, तो काम करते हैं, जो पीछे हमने लिखवाया था और पीछे जो हमने समझाया था उसको लिखवा देते हैं एक बार, और जब लाइट आएगी तो इसको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए। दर्पण, हेडिंग डालिए, दर्पण। पोस्ट में मिरर लिखिए। वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग रजतित किया हुआ होता है, जिसका एक भाग रजतित किया हुआ होता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक नंबर में समतल दर्पण, एक नंबर में समतल दर्पण, और इतने पे लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, हम भी लिख लेते हैं, यहाँ पे समतल दर्पण से स्टार्ट कराना है। समतल दर्पण, ऐसे समझ लेते हैं आप।
हाँ, तो क्या समझ रहे थे हम लोग? एक सेकंड देख ले, फिगर अच्छा है ना? ठीक है। तो क्या देखा था हमने कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण आई बोलेंगे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को अपवर्तित बोल रहे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण स्मॉल आर बोलेंगे, स्मॉल आर। ठीक है, चलिए। तो एक बात बताइएगा, अभी एक रचना करना पड़ेगा। यहाँ से बी से क्या करते हैं, यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं 90 डिग्री पर, इस तरह से। क्या लिख दें, बी, आर तो नहीं लिख सकते, बी क्यू लिख देते हैं, क्यू क्यू। तो बी से, बिंदु बी से इस प्रधान अक्ष पर एक लंब खींच दिया, बी क्यू। ठीक है, तो यहां पर तो इसके बारे में लिखवाएंगे माना कि करके, और इसमें एक्स्ट्रा क्या किया गया लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध करना है। और इसमें हमने एक रचना किया, क्या रचना किया, रचना ये किया कि अभिलंब को आगे वक्रता केंद्र से मिलाया, और दूसरा रचना ये किया, बी से प्रधान अक्ष पर बी क्यू लंब डाला। अभिलंब को वक्रता केंद्र सी से मिलाया, वक्रता केंद्र सी से मिलाया, और दूसरा तथा बी क्यू लंब डाला प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष का भी नाम दे देते हैं, एक सेकेंड, एक्स एक्स डैश, प्रधान अक्ष पर लंब डाल दिया, एक्स एक्स डैश। चलिए अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण एक बात बताइएगा आप, ये जो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? किस नियम से? परावर्तन के नियम से। चूंकि कोण, कौन से कोण, ए बी एन बराबर होगा कोण एन बी डी, एन बी डी। किस नियम से भाई? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलिए, चूंकि ये बताओ, ये जो ये वाला कोण है परावर्तन कोण, और एक ये वाला कोण है यहाँ पे, ये वाला कोण, वीडियो को थोड़ा अगर जरूरत पड़े तो जूम कर लीजिए। यहाँ पे ये जो कोण देख रहे हैं, ये वाला और फिर ये वाला कोण, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। शीर्षाभिमुख कोण में देख लो क्या होता है, एक देखो, एक ब्लू वाली लाइन गई है नीचे और एक रेड वाली लाइन गई है इस तरह से, एक रेड वाली लाइन ऐसे गई है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वही मैंने कोण बराबर किया, ये वाला कोण और ये वाला कोण मैंने बराबर कर लिया। ठीक है, चलिए
तो क्या होगा, कोण एन बी डी बराबर होगा कोण, ये क्या है, फोकस है, एक सेकेंड, एफ, कोण एफ बी सी, कोण एन बी डी बराबर होगा कोण एफ बी सी से, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, समीकरण 2। अब देखो एनबीडी का मान एबीएन से बराबर, एनबीडी का जो मान है मतलब कोण कहां बन रहा है, बी पे बन रहा है, और एबीएन इन दोनों का मान बराबर है। फिर हमने ये सिद्ध किया कि जो एनबीडी है वो एफबीसी के भी बराबर है, इसका मतलब एबीएन और एफबीसी का क्या मान बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। देख लो यहाँ पे एनबीडी का मान एबीएन के बराबर है और उसी एनबीडी का मान एफबीसी के भी बराबर है, इसका मतलब एबीएन और एफबीसी भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण एबीएन बराबर हो जाएगा कोण एफबीसी के, एफबीसी के, समीकरण 3। मतलब ये जो कोण है ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, ये जो ए बी किरण है ये क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर है, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आई है तभी तो परावर्तन के बाद फोकस पे जाके काटी है, काटते हुए प्रतीत हुई है। याद करिए पीछे की परिभाषा फोकस की, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसका मतलब ये जो आपतित किरण है ये क्या है, ये फोकस, ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो चूंकि ए बी पैरेलल है, समानांतर है एक्स एक्स डैश प्रधान अक्ष के, तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर है तो ये जो किरण है ये वाला और ये जो कोण है ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे, किस नियम से, एकांतर कोण से। इसलिए कोण ए बी एन बराबर होगा कोण, इस कोण का क्या नाम देंगे, एफ सी बी, एफ सी बी किस नियम से, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, समीकरण 4। अब कुछ लोग होंगे जिन्हें ये बात समझ, ये वाला कोण कैसे एकांतर कोण से बराबर कर दिया, नहीं समझ में आया होगा। आइए समझते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पे एक फिगर निकालेंगे हम, देखो एक ब्लू वाली लाइन है, पहले यहाँ पे बना देते हैं। देखो एक प्रधान अक्ष है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का प्रधान अक्ष है, ठीक है। और एक काम कर लो, क्या करो, स्क्रीनशॉट लेवा लो, चलो समझा ही देते हैं। एक प्रधान अक्ष हो गया ब्लैक कलर का और यहाँ पे किरण गई थी ब्लू कलर की, देख लो प्रधान अक्ष के समानांतर, यहाँ पे किरण लेके आ गए, यहीं पे बना देते हैं। यहाँ पे एक ब्लू कलर की किरण आई जिसका नाम है ए बी, ठीक है। और इससे एक तिरछा लाइन है इस तरह का, रेड कलर की, जो आगे चल के सी पे काट रही है। एक बात बताना,
जब ये वाले किरण और ये वाली किरण समानांतर होगी तो क्या रेड कलर वाले तिर्यक कोण तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी? 7th क्लास के मैथ याद करिए, दो समानांतर किरणें होती थी और उसमें एक तिर्यक रेखा। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, बढ़ गया, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लिए समझने के लिए। अब बताओ कि जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जब अगर पैरेलल होंगी तो ये क्या है? रेड कलर वाली एक तिर्यक रेखा होगी? बिल्कुल होगी। और जब तिर्यक रेखा होगी तो एक बात बताना हमें कि क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर नहीं होगा? होगा ना। चलो, तो क्या नाम था यहाँ पे? देख लो, यही रेड कलर वाला है तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ये ब्लैक कलर वाली ये होगी और ब्लू कलर वाली ये समानांतर रेखा होगी। तो जो तिर्यक रेखा का यहाँ पे कोण बन रहा है वो कोण कौन है? देख लो, ये वाला है आई, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है सी पे वो कोण यहाँ पर है। तो ये दोनों बराबर होंगे किस नियम से? एकांतर कोण से। तो ये इस वाले फिगर में ये आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो, ठीक है। लेकिन अगर समझना हो तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको समझ सकते हो, इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ाकर इस तरह से समझ सकते हैं। देख लो, इसको आगे बढ़ा दिए। अब बताओ, तो ये वाला ब्लैक कलर वाला समानांतर हो गया कि नहीं? रेड कलर वाला तिर्यक हो गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हो गए बराबर? बिल्कुल। चलो, तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब बताओ, समीकरण 3 और समीकरण 4 में थोड़ा देखो, जो ABN है वो FBC के बराबर है और वही ABN FCB के बराबर है। मतलब यहाँ पे ABN FBC के बराबर है और यहाँ पे कोण ABN FCB के बराबर है। इसका मतलब FBC और FCB ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा? कोण FBC बराबर हो जाएगा कोण FCB। इसको मान लीजिए समीकरण 5। अब बताओ, यहां से क्या सिद्ध हो गया? यहां से ये सिद्ध हो गया कि जो FBC ये वाला कोण है और एक FCB ये वाला कोण है, ये दोनों कोण बराबर हैं। FCB और FBC ये दोनों कोण बराबर हैं। अब यहां से मैं एक त्रिभुज निकाल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा। देखो, मैं FC खींच रहा हूं, ये रहा FC, FC, इसकी एक भुजा ये है FB, यहाँ पर B है, और इसकी एक भुजा ये है इस तरह से, ठीक है। जिसमें हमने अभी अभी सिद्ध किया कि जो FBC है ये वाला कोण और FCB ये है ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों कोण बराबर है इसका मतलब ये जो त्रिभुज, ये त्रिभुज के जैसा दिख रहा है? बिल्कुल, ये त्रिभुज है। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेंगे अर्थात जो त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज? FCB। त्रिभुज FCB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज क्यों बोले हम इसको? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ही केवल दो कोण बराबर होते हैं, और यहाँ पे इस त्रिभुज के दोनों कोण मैंने बराबर दिखा दिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, दो कोण बराबर होते हैं और दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो त्रिभुज में तो तीन भुजाएं हैं, तो कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी?
तो वो भुजाएं बराबर होंगी जिसके कोण बराबर हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना, तो इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा दोनों बराबर होंगी आपस में। तब जरा सोच के बताओ, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है? ये है। और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है? इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। मतलब जो दो कोण बराबर हैं वहीं उन्हीं दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज की। तो इसका मतलब FBC और FC भी बराबर हैं, तो दो भुजाएं कौन कौन सी? एक CF, इसका क्या नाम है? CF चाहे FC बराबर इसका क्या नाम लोगे? BF चाहे FB। ठीक है, इस भुजा का नाम हो गया BF और इसका नाम हो गया CF, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, और यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको लंब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लंब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट नीचे है। नहीं, लंब डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, छोड़ दो इसको। ये जो लंब हमने डाला इस लंब को हटा देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। इसको हटा देते हैं रचना में। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यदि दर्पण का ये जो द्वारक है, जो ये दर्पण का द्वारक है, ये बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा समझना। ये दर्पण का द्वारक, दर्पण का मुंह, दर्पण का द्वारक मतलब दर्पण का मुंह इतना बड़ा है ना। अगर इसका दर्पण का द्वारक छोटा कर दें हम और छोटा कर दें, ये बताओ इतने बड़े दर्पण को मैंने इतने छोटे दर्पण में बना दिया, तो यही जो सारा फिगर है ये फिगर कैसे बनेगा देख लो। समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही ये समझ लेना, क्योंकि आगे जितनी भी बार ये सारी चीजें आएंगी तो उस समय कहेंगे कि पीछे बताए हैं। तो यहाँ पे एक बार में समझ लो, ये दर्पण हो गया, तो इसमें फिगर क्या होगा देख लो। प्रकाश ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ पे काटेगी फोकस पे। ठीक है, तो ये बताओ ये जो बिंदु B है और ये जो बिंदु P है, क्या दोनों नजदीक आ गई? पहले कितना था देख लो, जब यही दर्पण हमने इतना बड़ा बनाया था, इतना बड़ा, P और B दूर दूर थे। P और B क्या है? दूर दूर। लेकिन अगर इसी दर्पण को मैंने ऐसे छोटा कर दिया, छोटा बना दिया, तो यही P और B नजदीक आ गए। हाँ, एक काम करते हैं, हमने लिखा है कि बहुत छोटा है, मतलब इससे भी छोटा है, इतना ही नहीं इससे भी छोटा है, इतना। अब बताओ इतने में कैसे फिगर बनाओगे? हैं? इतने में ए पर देखो, ये हो गया P, जूम करो यहाँ पे जूम करो, ये हो गया P, ये आ गई प्रकाश, प्रकाश आई, प्रकाश चली गई ऐसे इस ये काटती हुई। ये बताओ यहाँ पे जो ये B बनेगा, अब बताओ तो P और B कितना नजदीक आ गए? आ गए? आगे कि नहीं आ गए? और हम क्या करें कि दर्पण इससे भी छोटा कर दें, इस दर्पण को इससे भी छोटा कर दें, तो क्या होगा समझना। मैंने जैसे जैसे दर्पण के द्वारा ऐसे कम किया, ये P और B क्या हो रहे हैं? नजदीक आ रहे हैं। P और B क्या हो रहा है? नजदीक आ रहे हैं। P और B क्या है? नजदीक आ रहे हैं। अगर हम इससे भी छोटा कर दें तो पता लगेगा
कि बी और पी एक ही पे आ गए हैं, बी और पी एक ही बिंदु पर आ गया, मतलब ये दोनों मिल गए हैं, ऐसे दोनों मिल गए हैं ऐसा लगेगा, बहुत निकट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया है थोड़ा वीडियो पीछे पीछे करो, क्योंकि मैंने जो समझाया थोड़ा अच्छे से समझाया है, इसलिए थोड़ा वीडियो पीछे कर लो और समझ लो। ठीक है, तो अगर दर्पण का धारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ये बी और पी नजदीक आते जाएंगे और नजदीक इस तरह से आ जाएंगे कि लगेगा बी और पी दोनों एक ही बिंदु हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हो तो बिंदु पी व बी, बिंदु पी व पी, बी व पी एक ही बिंदु बन जाएगा, एक ही बिंदु बन जाएगा। मतलब B को P लिखो और चाहे P को B लिखो, बात एक ही होगा। इसलिए तो जहां P है वहां पे B लिख दो, और जहां B है वहां पे P लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो ये CF है तो CF को CF ही लिखो, और देखो ये BF है ना, तो BF B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो इसको PF हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। ठीक है, समीकरण 6। अब आ जाओ, चूंकि एक बात बताइएगा आप, ये है ध्रुव, ये है ध्रुव, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, और ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगा, फोकस दूरी स्मॉल एफ होगा ना। चलिए, अगर हम पीसी की बात करें, पीसी को कैसे लिख सकते हैं, पीसी बराबर क्या हम लोग पीएफ प्लस सीएफ लिख सकते हैं। समझिएगा यहाँ पे, क्या हम पीसी को पीएफ अब प्लस सीएफ लिख सकते हैं, क्योंकि इतने और प्लस इतना जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा ना पूरा। तो क्या पीसी को पीएफ प्लस सीएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पीएफ प्लस सीएफ। तो पीसी, पीसी क्या है भाई, देखो पीसी को क्या लिखेंगे, पीसी बराबर आर है, कैपिटल आर, और बराबर पीएफ, पीएफ की जगह पे कहाँ गया, पीएफ की जगह पे सीएफ लिख सकते हैं, पीएफ को सीएफ लिख दो, आप प्लस एक पहले से सीएफ यहाँ मौजूद है, कैपिटल आर बराबर सीएफ प्लस सीएफ, टू सीएफ हो जाए, सॉरी एक काम करते हैं, पीएफ को पीएफ रहने देते हैं और सीएफ की जगह पर पीएफ लिख देते हैं, यहाँ पर पीएफ, तो पीएफ और पीएफ मिलके 2pf हो जाएगा, आर बराबर 2 गुणे, और ये पीएफ क्या है, पीएफ क्या है स्मॉल एफ, फोकस दूरी है, 2 गुणे एफ, और एफ को रख लो 2 आ जाएगा बटे में, एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर बटे 2, एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे 2। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे, अभी तो उत्तल दर्पण में देखा हमने एफ बराबर आर बाई 2, अब हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अभी भी कॉपी नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा, चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में, हटा देते हैं इसको।
एम डैश एक अवतल दर्पण है मान लीजिए, और ये इसका प्रधान अक्ष है एक्स डैश, ये इसका ध्रुव है पी, और ये इसका वक्रता केंद्र है सी। क्या करते हैं ए बी एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण गुजारते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर तो नहीं है ये, अब ठीक है। ए बी एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण है जो यहाँ पे गई है तो टकरा के कहाँ जाएगी, यहाँ से टेढ़ा आ गया ना, ऐसे। यह है परावर्तित किरण। तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाएगी तो टकरा के कहाँ से टकरा परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। तो यह है आपका फोकस एफ, ठीक है। और हम अब एक बात बताना, तो ये बी क्या है, आपतन बिंदु है ना, क्योंकि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है वो एक आपतन बिंदु होता है। तो ये हो गया बी आपतन बिंदु का काम कर रहा है। और आपतन बिंदु पर अगर एक लंब खींचे, क्या खींच रहे हैं, लंब, ऐसे लंब खींचे तो क्या होगा, अभिलंब कहलाएगा। तो ये जो हमने रेड कलर का खींचा, ये अभिलंब हमने खींचा है, मैंने बी को सी से मिला दिया। तो ये किसका काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है, क्योंकि बी पर मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का रेखा खींच दिया। अब एक तरीका से एक नोट करके लिख लो, हमेशा याद रहेगा तुम्हें। यहाँ पे एक नोट लिखवा दे रहे हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह अथवा अपवर्तक सतह, ये बहुत काम करेगा ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं, अथवा अपवर्तक सतह पर वक्रता केंद्र से खींची गई रेखा अभिलंब का काम करती है, अभिलंब का काम करती है, अभिलंब का कार्य करती है। मतलब अगर वक्रता केंद्र से किसी भी परावर्तक सतह हो, आगे चल के हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें अपवर्तक सतह भी आएगा। तो परावर्तक सतह हो अथवा अपवर्तक सतह हो, दोनों पर अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई रेखा खींच दें तो वह रेखा अभिलंब का काम करती है, ठीक है। मैंने पीछे भी वक्रता केंद्र से मिलाया था तो अभिलंब हुआ था, अभी भी वक्रता केंद्र से मिला रहे थे, किसका काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी माना कि लिखवाएंगे हम, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, F बराबर r/2। हमने रचना क्या किया, B को C से मिला दिया, अभिलंब को वक्रता केंद्र C से मिला दिया, चलो वो भी ठीक है। B को C से मिला दिया, यहाँ पे B लिख लेते हैं, अभिलंब लिखो चाहे B लिखो, वही बात है। B को वक्रता केंद्र C से मिलाया, प्रमाण अब यहां से सिद्ध करते हैं। तो एक बात बताइएगा, क्या A, B और C, समझिएगा A, B, C यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण I होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण R होता है, ठीक है। तो जब आप इस फिगर को कॉपी करिएगा तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है वीडियो में थोड़ा छोटा दिखाई दे, ठीक है। तो
आपतित किरण और रेड कलर अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, मतलब ए बी सी और सी बी एफ, चाहे एफ बी सी, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बराबर होंगे? बिल्कुल परावर्तन के नियम से बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी सी और सी बी एफ चाहे एफ बी सी एफ बी सी एफ, तो ए बी सी और एफ बी सी परावर्तन के नियम से बराबर होंगे। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइएगा कि जो ए बी है, क्या ए बी एक्स एक्स डैश के पैरेलल है? ये प्रधान अक्ष के समानांतर है? बिल्कुल है। तो ए बी प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश के समानांतर है। ठीक, तो जब ये समानांतर है तो थोड़ा पीछे, जैसे मैंने पीछे समझाया था ना, समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा, फिर से समझ लो। यहाँ पे इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और रेड कलर वाले को भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, इधर भी और थोड़ा सा इधर भी, समझने के लिए भी। एक बात बताना, ये जो ब्लू कलर वाला ये है और ब्लैक कलर वाला, क्या ये समानांतर है? बिल्कुल है, देखो समानांतर है। जब समानांतर है तो ये रेड कलर किसका काम कर रहा है? तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ठीक है, जब तिर्यक रेखा का काम कर रहा है तो एक बात बताना, ये जो कोण है कौन सा, आई, और एक कोण है ये, क्या ये दोनों बराबर होंगे? कैसा आकृति बन रहा है देख लो। देखो तो, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण ऐसे जेड आकार का बन रहा है? देखो, ये गया, ये गया, क्या जेड आकार का बन रहा है? बिल्कुल। तो बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे? होंगे। किस नियम से? एकांतर कोण से। एक सेकंड, गलत करवा दिया। गलत हो गया, क्या चीज? थोड़ा यहाँ पे एकांतर कोण है, वो संगत कोण होगा। जो पीछे हमने लिखवाया था, पीछे वाला, वहां पे जब कॉपी करिएगा तो एकांतर कोण मत लिखिएगा, संगत कोण लिखिएगा। ठीक है, वहां पे संगत, यहाँ पे संगत कोण लिखिएगा। कहीं साइड में लिख लीजिए कि समीकरण 4 में संगत कोण लिखना है। ठीक है, और अभी जो हम लोग सिद्ध करेंगे इसमें एकांतर कोण होगा। देख लो, तो ये जो कोण है, इस क्या नाम है इसका? ए, यहाँ पर बी है और यहाँ पे सी है। तो ए बी सी कोण ये वाला, और ये आ जाओ पी तक, चाहे एफ तक, वही बात है। पी तक जाओ चाहे एफ तक जाओ, एफ तक चलते हैं। कोण बी सी एफ, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है। ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा नाम है? ए बी सी, ए बी सी और एफ सी बी, एफ सी बी एकांतर कोण से बराबर होंगे। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, और समीकरण 1 में हमने पढ़ा कि एबीसी एफबीसी के बराबर है, और समीकरण 2 में हमने पढ़ा कि एबीसी एफसीबी के बराबर है। यहाँ पे एफबीसी था और यहाँ पे एफसीबी है।
इसका मतलब अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करें तो FCB और FBC ये भी आपस में बराबर होंगे। समीकरण मैंने लिखवाया नहीं था क्या उस टाइम? लिखवाने को तो लिखवाया होगा। लिखवाया होगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? FBC और FCB बराबर हो जाएगा। कोण FBC बराबर कोण FCB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो पिछले वाले में अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप देख लीजिए कि जो संगत कोण लिखवाने के बाद हमने समीकरण कुछ बराबर बताए और वहां पे भी ये आया होगा। ठीक है, ये समीकरण 4 था, पीछे समीकरण 3। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से FBC, FBC और FCB बराबर होंगे। अगर नहीं लिखवाया है तो ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने लिखा था कि नहीं। मैंने समझाया जरूर था। ठीक है, अब यहाँ पे मिटा दिया, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद लिखवाया कि नहीं लिखवाया। नहीं लिखवाया होगा तो लिख लीजिएगा इसको। वहां पे रहेगा समीकरण 3 और समीकरण 4 से। हाँ, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो FBC और FCB बराबर होगा। ठीक, अब देखें फिर से, इसको हटा दे रहे हैं, ये रहा B। अब यहाँ पे त्रिभुज निकाल रहे हैं। कौन सा त्रिभुज निकाल रहे हैं? तो वो है ये है CF, ये गया B तक और इसको मिला दिए इस तरह से। इस त्रिभुज में क्या सिद्ध हुआ? इस त्रिभुज में यहाँ पे कोण ये सिद्ध हुआ कि FBC ये वाला कोण और FCB ये वाला कोण बराबर है। इसका मतलब जो यहाँ पे देख लो, ये त्रिभुज बन रहा है ना छोटा सा, इसी त्रिभुज को हमने बाहर निकाला है। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसका मतलब त्रिभुज FCB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जो त्रिभुज समद्विबाहु होता है उसके जो दो कोण बराबर होते हैं, उस समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? जो दो कोण बराबर हैं उनके सामने वाली भुजाएं। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन होगी? ये वाली। और इस कोण के सामने वाली कौन सी भुजा है? इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, मतलब CF और BF, CF बराबर BF। फिर से अगर हम इसके दर्पण के द्वारों को छोटा कर दें, जैसे पीछे क्या करवाया था पिछले वाले में, अगर इसके दर्पण के द्वारों को छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये B और P आपस में पास आ जाएंगे। ये क्या होंगे? ये पास आ जाएंगे, B और P पास। मतलब अगर दर्पण, यदि वही लिखे हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु P व P एक ही बिंदु बन जाएगा। इसका मतलब CF का CF लिख दिए और जहां B है वहां पे लिख दिए P, तो PF हो गया। इसको समीकरण मान लिए 4, समीकरण 4। चलो अब यहां से समझना, पीछे हमने क्या पढ़ाया आपको कि वक्रता केंद्र और ध्रुव ये वाला, इनके बीच की दूरी क्या होती है? कैपिटल R वक्रता त्रिज्या होती है। और फोकस और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी F होती है। ठीक है, तो एक बात बताना हमें कि क्या ये जो CP है या PC है, इसको CF प्लस PF लिख सकते हैं? CF
प्लस पी एफ लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, और हमने सी एफ की जगह पे लिख दिया पी एफ, सी एफ की जगह पे पी एफ, तो ये पीसी बन गया आर, पी एफ और पी एफ मिलकर टू पी एफ, आर बराबर पी एफ हो गया एफ, पी एफ क्या हो गया स्मॉल एफ। और थोड़ा सा अगर आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो, थोड़ा सा पीछे कर लेना, और उसमें ये समझना जो हमने क्या बोलते हैं, जो वीडियो आपने देखा है अभी, उसको थोड़ा पीछे कर लेना, अभी हम समझा दे रहे हैं। तो जो पी एफ है वो बन गया है एफ, सुनना अभी, पी एफ क्या बन गया है एफ, और एफ गुणे 2 हो गया है, एफ को रख लेंगे तो 2 चला जाएगा भाग में, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बाई 2। अब वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और समझ लो व्यंजक को, थोड़ा सा पीछे करो, समझ लिए। वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि 2 गुणे एफ, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। अब जाके पीछे फिर से वीडियो पीछे करिए और जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि बीच पीछे पूरा समझाए हुए हैं, तो अगर कभी मान लो अगर पूरा कहीं अब मतलब मौका मिला है वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेने का, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें हम पूरी तरह से हट गए हो, या फिर अगर पीछे कर करके, चलो लाइट भी आ गई है, देख लो फिर से समझा दे रहे, पी एफ बन गया एफ, तो गुणा में 2 हो गया, तो आर बाई 2 हो गया, सीधा हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जा रहे हैं, हो गया। चलो लिखवा दे अभी, चलो लिखवाएंगे नहीं, अभी कुछ और लिखवा देते हैं, ऐसे ही लाइट कटेगी ना थोड़ा हम, तो उसमें हम लिखवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लाइट है तब तो पढ़ लीजिए अच्छे से। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। जब आप नियम बने ये पढ़ लीजिएगा तभी समझ में आएगा आपको कि प्रतिबिंब कब और कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो पहला इसका नियम ये है, पहला नियम ये है कि बात चाहे अवतल दर्पण की हो या उत्तल दर्पण की हो, ठीक है। अगर प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा, अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को या फिर परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से गुजर के ही जाएगी। तो अवतल दर्पण में फोकस पर काटेगी, रियल में काटेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो ऊपर ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर तो जाके कभी काटेगी नहीं, इसलिए इसको पीछे से मिलाना पड़ता है, मतलब फोकस पे काटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है
कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम। दूसरा नियम यह कहता है इसी का जस्ट उल्टा कि अगर एक सेकेंड, अगर प्रकाश फोकस से होकर आए, कहां से होकर आए? फोकस से। तो अगर प्रकाश ये पे मान लो फोकस है एफ, अगर प्रकाश फोकस से होकर गुजरता है, मतलब फोकस से होकर आता है दर्पण पर, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाता है। पर आपतित किरण अगर फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाती है। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी है कि पीछे से तो प्रकाश ला नहीं सकते हैं। देखो ये वाला जो चीज है ये इसमें नहीं बन पाएगा ये, हाँ, लेकिन इस तरह से ये हो सकता है क्या कि अगर हम प्रकाश की किरण फोकस, अगर आपतित किरण फोकस से होती आती हुई प्रतीत हो, देखो आप ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण को ऐसे लाए हैं कि इसे जस्ट फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। दर्पण से टकराने के पश्चात ये प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रधान अक्ष के फोकस से आती हुई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाती है, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, मतलब आपतित किरण अगर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात ये प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम ये है कि अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहां से? वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो देखो ये प्रकाश की किरण को कहां से गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं। तो अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो यहाँ पर टकराएगी और टकरा के कहा जाएगी? इसी रास्ते पे लौट जाएगी, जो ना रास्ता पर आई है उसी रास्ते पे लौट जाएगी। तो प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो उसी रास्ते पे चली जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, समझिएगा। अगर आप लैब करोगे ना, ये सारा कुछ लैब पर ही है, और आपने अगर लैब किया है तब तो समझ में आएगा, तब तो फील कर रहे होंगे अच्छे से। और लैब नहीं किया है तो बस आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप जांच करने जाओगे तो ऐसे जांच कर सकते हो। ठीक है, पहले लैब किया गया है, उसके बाद निष्कर्ष निकाल के आपको ये नियम दिए गए हैं कि देखिए अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से होता हुआ जाएगा या फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा। वहीं अगर प्रकाश की किरण फोकस से आ रहा है या फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो परावर्तन के पश्चात तो प्रधान अक्ष से जाएगा। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वक्रता केंद्र पर ही चली जाएगी। और उत्तल दर्पण में, ये तो अवतल दर्पण की बात है, उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है,
क्योंकि देखो आगे तो जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि एक बात बता, आईना है तो प्रकाश बस इतने पे न जाएगा, अब आईना के पीछे पीछे थोड़ी चला जाएगा, नहीं ना। आईना में अगर टॉर्च जलाओ, टॉर्च लाइट दो, तो आईना के पीछे थोड़ी पार कर जाएगा, इसलिए ये लाइट पीछे नहीं जाएगी, लेकिन पीछे से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसा मानेंगे। तो यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ से टकराएगा, टक्कर खा के ये इसी मार्ग पे लौट जाएगा, ठीक है। तो ये जो रंगा गया है ये पीछे का भाग है, जैसे आईने के पीछे प्लास्टिक का कवर होता है ना, वही वाला चीज है, तो पीछे प्रकाश थोड़ी चला जाएगा। ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम ये है कि अगर प्रकाश ध्रुव से आए, ध्रुव पर आए, ये उत्तल दर्पण है ना, अगर प्रकाश ध्रुव पर आए तो ध्रुव पर जितने डिग्री का कोण बनाते, ध्रुव के साथ जितने डिग्री का ये कोण बनाते हुए आएगी, उतने डिग्री का ही यहाँ पे कोण बनाते हुए जाएगी भी, यहाँ पे। मतलब समझना, ये आपतित किरण, ये आई है और ये आर है। आपतित किरण अगर ध्रुव पे आ रही है तो ध्रुव के साथ जितने डिग्री का ये कोण बनाकर आएगी, मतलब प्रधान अक्ष के साथ जितने डिग्री का, ध्रुव पर प्रधान अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बना के आएगी, उतने ही डिग्री बनाते हुए ये लौट भी जाएगी। चौथा नियम ये कहता है। उसी तरह से अवतल दर्पण में भी देख सकते हैं। ये प्रधान अक्ष का है, ये इसका ध्रुव है। अगर प्रकाश ध्रुव पर आएगी तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए चली भी जाएगी। तो ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन, ये परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो ये 4 नियम है प्रतिबिंब प्राप्त करने के, 4 नियम, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र। और तुरंत ही आपका प्रकाश का परावर्तन, मुझे लगता है इस क्लास में तो नहीं, लेकिन अगली क्लास में जरूर कंप्लीट हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, समतल दर्पण लिखवाया था ना, समतल दर्पण में लिखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का फिगर बना लीजिएगा, आपसे स्क्रीनशॉट लिवाए होंगे हम। समतल दर्पण का फिगर बना लीजिए। आगे लिखिए दूसरा, परवलयिक दर्पण 2 नंबर में, वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। परवलयिक दर्पण का बना लीजिए फिगर। तीसरा लिखिए गोलीय दर्पण, वह दर्पण जो किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है, वह दर्पण जो किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है, खोखले कांच के गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। एक नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसमें लिखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है।
जिसका परावर्तक सतह ध्वसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। दूसरा लिखिए उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिगर बना लीजिए उत्तल दर्पण का। दर्पण के बाद क्या पढ़ाया गया? हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। एक नंबर में लिखिए द्वार, एक नंबर में लिखिए ध्रुव। ध्रुव, चलिए लिखिए इसमें गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे पी से सूचित करते हैं। हो गया? फिगर बना लीजिए उत्तल और उत्तल दोनों में। 2 नंबर में लिखिए द्वारक। द्वारक दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिगर बना लीजिए। 3 नंबर लिखिए वक्रता केंद्र। इसमें लिखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण नहीं, गोलीय काट दीजिए। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसे सी से सूचित करते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। फिगर बना लीजिए। चौथा लिखिए वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। एक काम कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, ठीक है। और जो बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये जो फिगर बनाए हैं गोलीय दर्पण से में प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए मोबाइल में, और जब इसको जरूरत होगी तो हम लिखवा देंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुके हैं। चलिए अब आगे लिखते हैं हम लोग। वक्रता त्रिज्या का फिगर बना लिया आपने। आगे लिखिए फोकस एवं फोकस दूरी। फोकस एवं फोकस दूरी लिखिए प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है, परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फिगर बना लीजिए। देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ाया था हमने। चलिए हेडिंग डालिए। उत्तल तथा अवतल दर्पण में F बराबर R/2, जो हमने हेडिंग डलवाया था। उत्तल तथा अवतल दर्पण में F बराबर R/2। नीचे लिखिए, हमने जो हेडिंग डलवाया था ना, उस हेडिंग डाल लीजिए, अर्थात करके फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, वो भी लिख लीजिए। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2। अब नीचे लिखिए, एक और हेडिंग डालिए, उत्तल दर्पण में। और नीचे लिखिए, माना MM डैश एक उत्तल दर्पण है। जिस पर AB एक आपतित किरण है। आ रही है। और परावर्तन के पश्चात BD परावर्तित किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो माना कि हमने लिखवा दिया। अब उस जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, तो माना कि हमने लिखवा दिया है। अब वहां से उसमें कहाँ से लिखना है, तो सिद्ध करना है F बराबर R/2। उसके बाद हमने रचना जो करवाया था वो लिखा था कि अभिलंब को वहां से मिलाया। तब वहां से सारा कुछ कॉपी कर लीजिए, फिगर भी कॉपी कर लीजिएगा, उसके नीचे का सारा कुछ जो हमने सिद्ध करवाया था F बराबर R/2 तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। चलिए अब आगे लिखिए। दूसरा हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण में। चलिए लिखिए, माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है। जिस पर AB एक आपतित किरण आ रही है। जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही है। और अवतल दर्पण का फिगर बना लीजिए, और जो हमने सिद्ध करना है F बराबर R/2, वहां से लेकर पूरा F बराबर R/2 तक कॉपी कर लीजिए। और हमने एक नोट भी लिखवाया होगा, उस नोट को भी कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करिए।
कॉपी हो गया होगा। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम 1 नंबर में डालिए, 1 नंबर में लिखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। 1 नंबर वाला फिगर बना लीजिए, 2 नंबर डाल के लिखिए, फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण, फोकस से आती हुई या फोकस से आ रही प्रकाश की किरण या आती हुई प्रतीत हो रही प्रकाश की किरण, ऐसे लिखिए, फोकस से होकर आती हुई या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही प्रकाश की किरण, फोकस से होकर आती हुई या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। फिगर बना लीजिए 2 नंबर, तीन नंबर में लिखिए, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है जिस मार्ग पर आई हुई होती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है जिस मार्ग पर आई हुई होती है। 3 नंबर वाला फिगर कॉपी कर लीजिए, 4 नंबर में लिखिए, ध्रुव पर आती हुई प्रकाश की किरण, ध्रुव पर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर लौट जाती है जितने कोण पर आई हुई होती है, उतने ही कोण पर लौट जाती है जितने कोण पर आई हुई होती है। चलिए तो आज की क्लास को इतने पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी चीजें जानेंगे और भी चीजें सिद्ध करेंगे, और हमें लगता है कि कल आपका प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब कहाँ बने, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अवतल उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण में, फिर उसके बाद आवर्धन और आवर्धन सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक है, और उसकी अगली क्लास से प्रकाश का अपवर्तन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे से रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।